कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है हम टोटल 1000 एंक्लैक्स बेस्ड क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है उसमें हमारा आज का सीरीज़ एपिसोड नंबर है 33। तो हमने जो 32 नंबर वाला एपिसोड में जो छोड़ा था लास्ट क्वेश्चन वहीं से हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लाइंट विद शिजोफ्रेनिया इज स्टार्टेड ऑन ज़ाइप्रेक्सा ओलेंजापिन 3 वीक लेटर द क्लाइंट डेवलप सीवियर मसल रिजिडिटी एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। एक पेशेंट है जिसको ओलेंजापिन मेडिकेशन चल रहा है, 3 वीक के बाद में उसको मसल रिजिडिटी और एलिवेटेड टेम्परेचर उसने कंप्लेंट किया है, डेवलप हो गया है। द नर्स शुड गिव प्रायोरिटी। नर्स किस चीज़ को प्रायोरिटी देगी? फर्स्ट ऑप्शन है विद होल्डिंग ऑल मॉर्निंग मेडिकेशन, मॉर्निंग के जो सब मेडिकेशन है उनको होल्ड करेगी। ऑर्डरिंग ए CBC एंड CPK, ऑर्डर करेगी CBC कंप्लीट ब्लड काउंट या CPK क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज। क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज की जो आइसो एंजाइम है, जैसे जो ब्रेन में पाया जाता है CKBB, जो मसल्स में पाया जाता है CKMB, ठीक है, इनका असेसमेंट कराएगी इन लेवल का। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन प्रेस्क्राइब्ड एंटी पार्किंसन मेडिकेशन, या जो उसको उस पेशेंट को प्रेस्क्राइब्ड एंटी पार्किंसन मेडिकेशन जो उस पेशेंट को प्रोवाइड की गई है उनको एडमिनिस्टर करेगी, या ट्रांसफरिंग द क्लाइंट टू ए मेडिकल यूनिट, या पेशेंट को साइकेट्रिक यूनिट से मेडिकल यूनिट में ट्रांसफर करेगी। देखिए अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओलेंजापिन मेडिकेशन के बारे में। तो ओलेंजापिन मेडिकेशन जो है वो एक एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन मतलब वो मेडिकेशन जो ब्रेन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, मेनिया, बाइपोलर डिप्रेशन, इनमें यूज़ में ली जाती है। ये दो तरह की होती है, एक तो टाइपिकल ट्रेडिशनल और फर्स्ट जनरेशन। टाइपिकल को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल को हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, और दूसरी होती है एटाइपिकल। तो ये ओलेंजापिन मेडिकेशन जो है ये एक एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है। इसके और एग्जांपल है टाइपिकल के, जैसे ओलेंजापिन है, क्लोंजापिन है, रिस्पेरिडोन है, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये मेडिकेशन जो है या जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है ये किसी भी पेशेंट में एक कॉमन साइड इफेक्ट डेवलप करती है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो इनका है वो है एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। EPS, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स का मतलब क्या है? का मतलब है कि इनवॉलंटरी मूवमेंट है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये साइड इफेक्ट होते हैं एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस की, और ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो वो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम होता है। तो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स में ही मसल रिजिडिटी और क्या है एलिवेटेड टेम्परेचर ये देखने को मिलता है किसमें? न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। एलिवेटेड टेम्परेचर जो है वो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम वाला जो फीचर है एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स का उसमें देखने को मिलेगा, और मसल रिजिडिटी जो स्यूडो पार्किंसनिज्म जो डेवलप होता है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ये पता लगा कि ओलेंजापिन मेडिकेशन जो है वो एक एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है, और इसका साइड इफेक्ट एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स होता है, और उसकी वजह से यानी कि ओलेंजापिन के साइड इफेक्ट की वजह से यहाँ पे पेशेंट में मसल रिजिडिटी और एलिवेटेड टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ या टेम्परेचर जो है बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब नर्स यहाँ पे किस चीज़ को प्रायोरिटी देगी? जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स वाले जो पेशेंट होते हैं, या जो स्यूडो पार्किंसनिज्म वाले जो पेशेंट होते हैं, या जिनको एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स के फीचर्स जो या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिन पेशेंट्स में एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम वाले, तो उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट जो है वो एंटी पार्किंसनिज्म मेडिकेशन के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे पेशेंट को जो डॉक्टर ने एंटी पार्किंसन मेडिकेशन प्रोवाइड की है उस मेडिसिन को पेशेंट को देगी नर्स। ये यहाँ पे उसका मेन प्रायोरिटी रहेगा। मॉर्निंग मेडिकेशन को विद होल्ड नहीं करना है। CBC और CPK ये टेस्ट नहीं कराने हैं, क्योंकि इसका एक एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट है कि ये सिम्टम्स पेशेंट में ओलेंजापिन वाले पेशेंट में या ओलेंजापिन लेने वाले पेशेंट में ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट को मेडिकल यूनिट में भी ट्रांसफर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेडिकल इलनेस नहीं है, ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट के रूप में पेशेंट में डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ओलेंजापिन मेडिकेशन जो है ये वेट गेन भी कराती है इससे, या एंटीसाइकोटिक मेडिसिन से रिलेटेड कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ओलेंजापिन मेडिकेशन जो वो एक वेट गेन कराने का भी काम करती है, यानी कि जो पेशेंट में ये ओलेंजापिन मेडिकेशन जो लेता है उनमें वेट गेन भी होता है, ठीक है। इसके अलावा ओलेंजापिन मेडिकेशन जो है वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन डेवलप भी करती है, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ओलेंजापिन वाले पेशेंट को ये फीचर्स हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उसको एंटी पार्किंसन मेडिकेशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए क्लाइंट विद HIV ह्यूमन डेफिशिएंसी सिंड्रोम हैज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स इंक्लूडिंग डायरिया, द नर्स शुड टीच द क्लाइंट टू अवॉइड। एक पेशेंट है HIV वाला, उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आ रहे हैं, डायरिया भी हो रहा है, द नर्स शुड टीच द क्लाइंट टू अवॉइड। नर्स पेशेंट को क्या अवॉइड करने के लिए बोलेगी? कैल्शियम रिच फूड, कैन्ड और फ्रोजन वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड मीट, रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल। देखिए यहाँ पे HIV वाला पेशेंट जो है, HIV वाले पेशेंट की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही कम होती है, डिक्रीज इम्यूनिटी होती है। डिक्रीज इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि उस पेशेंट को आपको ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं करना है कि उसको इंजरी हो जाए या उसको कोई भी इन्फेक्शन हो जाए
तो उस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने, क्योंकि पेशेंट यहाँ पे ससेप्टिबल रहेगा, इन्फेक्शन को ईजिली गेट कर पाएगा क्योंकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही कम हो चुकी है। अब यहाँ पे इस इम्यूनिटी से पेशेंट को इन्फेक्टेड होने या उसको बीमार होने से बचाने के लिए नर्स का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कुछ भी ऐसा खाने को नहीं दे जिसमें कि बैक्टीरिया या वायरस जो भी है वो हो सकता है, ताकि अगर वो पेशेंट खा लेगा HIV वाला तो उसमें इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रॉ फ्रूट और वेजिटेबल्स जो होते हैं इसमें हमारे बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, तो इस रॉ फ्रूट और वेजिटेबल्स को पेशेंट को खाने के लिए अवॉइड करना है। यहाँ पे ये टीचिंग नर्स यहाँ पे पेशेंट को कराएगी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि रॉ फ्रूट और वेजिटेबल्स में बैक्टीरियाज मिलेंगे और बैक्टीरिया जो है वो पेशेंट को इन्फेक्शन देने के लिए मोस्ट प्रोन रहेगा और पेशेंट भी प्रोन रहेगा क्योंकि उसका इम्यूनिटी लेवल जो है वो कम हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ 5 month ओल्ड इज डायग्नोज विद एटोपिक डर्मेटाइटिस नर्सिंग इंटरवेंशन विल फोकस ऑन। एक 5 साल का बच्चा है, 5 महीने का बच्चा है, एटोपिक डर्मेटाइटिस उसको डायग्नोज हुआ है। एटोपिक डर्मेटाइटिस को हम बोलते हैं एक्जिमा, ठीक है। एक्जिमा वाला पेशेंट है, 5 महीने का बच्चा है। नर्सिंग इंटरवेंशन विल फोकस ऑन, नर्सिंग इंटरवेंशन या आपका जो नर्स केयर प्रोवाइड करा रही है उसका किस चीज़ पे मेन फोकस रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, एडमिशन एंटीपायरेटिक मेडिकेशन, कीपिंग द स्किन फ्री ऑफ मॉइस्चर, लिमिटिंग ओरल फ्लूइड इनटेक। क्या उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाना है या उसको एंटीपायरेटिक मेडिकेशन जो दी जा रही है वो एडमिनिस्टर की जाएगी वो देनी है, या उसकी स्किन को फ्री ऑफ मॉइस्चर रखना है, या उसको ओरल इनटेक जो है फ्लूइड का वो लिमिटेड कर देना है। देखिए यहाँ पे एटोपिक डर्मेटाइटिस वाले पेशेंट में एक्जिमा भी हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे पेशेंट जो है हमारा मेन प्रायोरिटी है कि अपनी स्किन को स्क्रैचिंग नहीं करे, क्योंकि अगर पेशेंट यहाँ पे स्क्रैचिंग करेगा तो स्क्रैचिंग की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है, यानी कि स्किन का इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है और जो इन्फेक्शन है वो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसीलिए उस एक्जिमा वाले पेशेंट को आपको ये मना करना है कि स्क्रैचिंग स्किन का नहीं करे, स्क्रैचिंग करेंगे तो इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे नर्सिंग की मेन प्रायोरिटी जो मेन इंटरवेंशन विल फोकस ऑन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंटीपायरेटिक मेडिकेशन यहाँ पे जो एडमिनिस्टर की गई है वो पेशेंट को आप दे सकते हैं। यहाँ पे अगर पेशेंट को फीवर डेवलप हो रहा है तो उसकी स्किन फ्री ऑफ मॉइस्चर से मतलब स्किन को मॉइस्चर से फ्री नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप स्किन को मॉइस्चर से फ्री रखेंगे तो इसका मतलब है कि ड्राई स्किन होगी, और ओरल फ्लूइड इनटेक भी अगर आप लिमिटेड कर देंगे तो भी स्किन ड्राई होगी। तो ड्राई स्किन अगर है तो ये और भी सिम्टम्स को वर्जन करेगी, यानी कि और भी सिम्टम्स को बढ़ाएगी। इसलिए आपकी पेशेंट की स्किन को मॉइस्चर रखना आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन फोकस जो है पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं डेवलप हो इससे अवॉइड करना का रहेगा। इसलिए उसको स्क्रैचिंग नहीं करने के लिए हम बोलेंगे एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा वाले पेशेंट को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है The nurse is caring for a client with history of diverticulitis. The client complained of abdominal pain, fever and diarrhea. Which food was responsible for the client's symptom? एक पेशेंट है जिसको डायवर्टिकुलाइटिस की हिस्ट्री है, अभी पेशेंट कंप्लेन कर रहा है एब्डोमिनल पेन, फीवर और डायरिया की। तो इनमें से कौन सा फूड जो है या इनमें से कौन सा खाना पेशेंट ने खाया है जिसकी वजह से इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। मैश्ड पोटैटो, स्टीम्ड कैरेट, बेक्ड फिश और होल ग्रेन सीरियल्स। देखिए जहाँ पे हम बात करें अगर डायवर्टिकुलाइटिस की, तो डायवर्टिकुलाइटिस क्या है कि जो डाइवर्टिकुला होते हैं स्मॉल वो लार्ज इंटेस्टाइन के डाइवर्टिकुला का अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस। तो डाइवर्टिकुला क्या होता है, डाइवर्टिकुला क्या है, जो आउट पाउचिंग या एक पाउच शेप बन जाती है जो इंटेस्टाइनल की या जो कोलोन की जो म्यूकोजा है या इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में अगर आउट पाउचिंग यानी कि एक हर्निएशन होकर के एक पाउच जैसा बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्टिकुला, और अगर इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस। तो डाइवर्टिकुला जो है कॉमनली या डाइवर्टिकुलाइटिस जो है कॉमनली जो सिग्मोइड कोलोन है, सिग्मोइड कोलोन जहाँ पे है वहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब पेशेंट को जब पेन होगा तो वो कॉमनली सिग्मोइड कोलोन जहाँ पे है, कहाँ पे है सिग्मोइड कोलोन, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पेशेंट को पेन फील होगा, जो कफिंग करेगा, स्ट्रेनिंग करेगा, लिफ्ट करेगा किसी चीज़ को, तो फ्लैटुलेंस, क्रैम्प लाइक, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, टेंडरनेस, ठीक है, ब्लड इन द स्टूल, ये सारे सिम्टम्स आप पेशेंट को देखने को मिलेंगे। तो डाइवर्टिकुलाइटिस वाले पेशेंट में डाइवर्टिकुला हो गया। अब डाइवर्टिकुला में या तो कोई भी चीज़ पेनिट्रेट कर जाए, यानी कि जो पाउच बना हुआ है म्यूकोजा का, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा का, अगर उसमें या तो कोई भी चीज़ पेनिट्रेट कर जाए वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को क्लीन करके या क्लियर करके, तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाएगा। इन्फ्लामेशन डेवलप होगा तो वहाँ पे सेप्सिस भी डेवलप हो सकता है, और सेप्सिस की वजह से वहाँ पे परफोरेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी एक इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो डाइवर्टिकुलाइटिस वाले पेशेंट्स में मैश्ड पोटैटो, स्टीम्ड कैरेट और बेक्ड फिश ये हम पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये फूड कंटेनिंग जो है ये फूड ऐसे फूड है जो एक तो गैस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, और फाइबर कंटेनिंग है जो ईजिली एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, सॉफ्ट फूड है, हाई फाइबर फूड है ये, ठीक है। तो ये पेशेंट को कोई भी या उसकी इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को इरिटेशन नहीं करेंगे।
और गैस भी नहीं बनाएंगे। तो इस पेशेंट को अगर आप होल ग्रेन सीरियल्स यानी कि होल ग्रेन सीरियल अगर आप पेशेंट को दे दोगे तो वहाँ पे पेशेंट को, जैसे इस पेशेंट को हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, इस पेशेंट को ऐसे फूड हमें अवॉइड करना चाहिए जिसमें सीड्स कंटेनिंग, यानी कि जिस पेशेंट में सीड्स कंटेनिंग यानी कि जिस खाने में बीज होते हैं वो खाना पेशेंट को यहाँ पे नहीं देना चाहिए। तो सीरियल्स में तो सीड्स होते ही हैं, तो ये खाना पेशेंट को नहीं देना है। जैसे सीड्स है, नट्स है, ब्रिंजल है, क्योंकि ब्रिंजल में और इनमें सब लेडी फिंगर है, इनमें सभी में बीज होते हैं। तो ये जो बीज वाले हैं या जो सीड्स वाले हैं, ये सीड्स इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को क्रॉस करके और डायवेटिकुला के अंदर चले जाएंगे या उस पाउच के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेंगे। तो इसलिए हमें पेशेंट को वो खाना नहीं देना जिसमें बीज होते हैं। तो वोल ग्रेन्स में भी एक बीज ही होता है, ये भी बीज ही है। तो यहाँ पे पेशेंट को ये अवॉइड करना है। अभी आपसे पूछा गया है विच फूड वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइंट सिम्टम। पेशेंट के इस सिम्टम्स यानी कि डायवेटिकुलाइटिस वाले ये सिम्टम्स आने के लिए पेशेंट ने इनमें से कौन सा खाना खाया होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वोल ग्रेन सीरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका द फिजिशियन हैज शेड्यूल्ड ए विपल प्रोसीजर फॉर ए क्लाइंट विद पैंक्रेटिक कैंसर। यानी कि पैंक्रेटिक कैंसर वाले पेशेंट को एक विपल्स प्रोसीजर होना है। द नर्स रिकॉग्नाइज दैट द क्लाइंट्स कैंसर इज लोकेटेड इन। इस विपल प्रोसीजर के हिसाब से नर्स को क्या पता लगा कि पेशेंट को जो कैंसर है वो पैंक्रियाज के किस वाले पार्ट में हो रखा है। फर्स्ट ऑप्शन है टेल ऑफ पैंक्रियाज में, हेड ऑफ पैंक्रियाज में, या पैंक्रियाज के हेड में है या टेल में है कैंसर, या बॉडी में है कैंसर, या एंटायर पैंक्रियाज पूरे पैंक्रियाज में ही कैंसर है। देखिए विपल्स प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो विपल प्रोसीजर को ही हम बोलते हैं पैनक्रिएटोड्यूडेनेक्टोमी। पैनक्रिएटोड्यूडेनेक्टोमी यानी कि पैनक्रियाज और ड्यूडिनम, पैनक्रियाज और ड्यूडिनम के पार्ट को रिमूव किया जाए। यहाँ पे जो पार्ट विपल प्रोसीजर में रिमूव किए जाते हैं सर्जरी के टाइम पे उसको हम वो जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडिनम का पार्ट, ठीक है। इसके अलावा गोल ब्लैडर को रिमूव करते हैं, बाइल डक्ट को रिमूव करते हैं, और जो पैंक्रियाज होता है तो पैंक्रियाज के हेड को रिमूव करते हैं। पैंक्रिएटोड्यूडेनेक्टोमी या विपल्स प्रोसीजर में फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडिनम को, गोल ब्लैडर को, बाइल डक्ट को और जो पैंक्रियाज का हेड है उसको रिमूव करते हैं। तो यही आपसे पूछा गया है कि विपल प्रोसीजर या ड्यूडेनेक्टोमी में, पैंक्रिएटोड्यूडेनेक्टोमी प्रोसीजर में पेशेंट को कैंसर हो रखा है तो कौन से प्रोसीजर, ये विपल प्रोसीजर करते टाइम कौन सी चीज़ को पेशेंट के हटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पैंक्रियाज के बारे में पूछा गया तो हमने अभी बताया कि पैंक्रियाज के हेड को रिमूव करते हैं। तो हेड ऑफ द पैंक्रियाज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पैंक्रिएटोड्यूडेनेक्टोमी या विपल्स प्रोसीजर में हेड ऑफ पैंक्रियाज को भी रिमूव किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन बोल रहा है ए चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस इज बीइंग ट्रीटेड विद इनहेलेशनल थेरेपी विद पल्मोजाइम डोरनेज अल्फा। एक पेशेंट है सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला बच्चा है आपके पास में, इनहेलेशनल थेरेपी से उसका ये मेडिसिन दी जा रही है। ये साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन इज, इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या है ये आपसे पूछा गया है। वेट गेन, फर्स्ट ऑप्शन, हेयर लॉस, सोर थ्रोट और ब्रिटल नेल्स। इस मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट पेशेंट में देखने को मिलेगा ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे अगर हम बात कर ले सिस्टिक फाइब्रोसिस की, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, या हम ये बोल सकते हैं कि मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के डिस्फंक्शन को प्रमोट करता है। यानी कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हमारी होती है उसका डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड का डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा तो उनके जो सीक्रेशंस होते हैं यहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो म्यूकस का प्रोडक्शन है या जो दूसरे टीनेशियस सीक्रेशंस जो है वो किसी भी ऑर्गन के जो पासेज वे हैं या जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर देंगे तो उस सिस्टम से रिलेटेड या उस ऑर्गन से रिलेटेड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम स्वीट क्लोराइड टेस्ट भी एक करते हैं, क्योंकि ये जो है वो हमारी स्वीट ग्लैंड जो है उसके पासेज को भी ब्लॉक कर देगा, उसके पासेज को ब्लॉक कर देगा तो स्वेट कंप्लीटली नहीं निकल पाएंगे। और यहाँ पे जब हम पेशेंट का स्वीट क्लोराइड टेस्ट करेंगे तो पेशेंट का स्वीट क्लोराइड वैल्यू जो है वो 40 से 60 के बीच में देखने को मिलेगा, या मोर देन 40 और 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखने को मिलेगा, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो ये 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। 40 से ज़्यादा मिली देखने को मिल रहा है, इसका मतलब स्वीट क्लोराइड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस है। तो इस पेशेंट को ये मेडिकेशन दी जाती है पल्मोजाइम इनहेलेशनल थेरेपी, यानी कि जो हम नेबुलाइजर लेते हैं उसके थ्रू या नेबुलाइजेशन जैसे कराया जाता है वैसे ये मेडिसिन दी जाती है। ये मेडिसिन क्या है ये मेडिसिन जो डीएनए होता है, जो स्पुटम में जो डीएनए होता है, या ये जो मेडिसिन है ये एक डीएनए का ही टाइप है। इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन डीएनए, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन डीएनए डोरनेज अल्फा को, ठीक है। ये मेडिसिन क्या करेगी, जो स्पुटम में जो डीएनए है, स्पुटम में जो डीएनए है उसकी चेन को ब्रेक करेगी। स्पुटम में जो डीएनए है उसकी चेन को ब्रेक करेगी। वो चेन जब ब्रेक होगी
तो चेन ब्रेक होने की वजह से जो वहाँ पे म्यूकस या स्पुटम जो है उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। म्यूकस की या स्पुटम की विस्कोसिटी कम हो जाएगी, और विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो पेशेंट उसको एक्सपेक्टोरेट करके बाहर निकाल पाएगा, और उसको बाहर निकाल पाएगा तो क्या है कि पेशेंट को सिम्टम्स से रिलीव मिलेगा, या इन्फेक्शन को डैमेज होने से या जो लंग पैरेंकाइमा है उसको डैमेज होने से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये मेडिकेशन इस तरह से पेशेंट में जो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला है उसमें यूज में ली जाती है। इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो पेशेंट में कॉमन साइड इफेक्ट के रूप में सोर थ्रोट और लेरिंजाइटिस और सोर थ्रोट देखने को मिलता है। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि अगर कोई पेशेंट पल्मोजाइम या डोर्नेज अल्फा ले रहा है तो उसमें सोर थ्रोट और लेरिंजाइटिस साइड इफेक्ट के रूप में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बोल रहा है विच फाइंडिंग इज द बेस्ट इंडिकेशन दैट ए क्लाइंट विद इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस नीड सक्शनिंग, यानी कि इनमें से जो कौन सी फाइंडिंग है उससे ये पता लगेगा कि पेशेंट का सक्शनिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट का एयरवे जो है वो क्लियर नहीं है या इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस यहाँ पे पेशेंट में है, आपको सक्शन करना है। तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग है या कौन सा इंडिकेशन इनमें से रहेगा कि आपको सक्शनिंग करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन सेचुरेशन, अगर पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रहा है तो क्या आपको सक्शनिंग करना है। रेस्पिरेटरी रेट अगर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो आपको सक्शनिंग करना है। ब्रीथ साउंड में अगर चेंज देखने को मिल रहा है तो सक्शनिंग करना है। आर्टरी और ब्लड गैस में अगर वैल्यू में चेंज आया तो क्या आपको सक्शनिंग करने की ज़रूरत है। कौन सा इंडिकेशन है जो मोस्ट प्रायोरिटी देगा कि आपको सक्शनिंग करने की ज़रूरत यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे सही आंसर जो है वो ब्रीथ साउंड देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो कम किसी और रीजन से भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, मान लीजिए प्रोब निकल गया है, ऑक्सीजन सेचुरेशन वाला प्रोब निकल गया है, या आपको प्रोब प्रॉपरली वर्किंग नहीं है, पेशेंट की जो स्किन है या जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो कूल हो रखी है, ठीक है, कूल हो रखी है, या उसको कोई पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीजेज है, ठीक है, इसमें भी सेचुरेशन डाउन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर डाउन जा रहा है तो ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन नहीं है कि आपको सक्शनिंग करने की ज़रूरत है, ये किसी और रीजन से भी हो सकता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन एक इनइफेक्टिव सक्शनिंग का या इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस का रीजन हो सकता है, लेकिन ये क्लियर इंडिकेटर नहीं है कि जब भी ऑक्सीजन सेचुरेशन आपका डाउन होगा तो आपको सक्शनिंग करना है। सेकंड है रेस्पिरेटरी रेट, तो रेस्पिरेटरी रेट में कम या ज़्यादा पेशेंट सो रहा है तो रेस्पिरेटरी रेट कम हो सकती है, जगा हुआ है कोई एक्टिविटीज़ कर रहा है तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी हुई हो सकती है। तो रेस्पिरेटरी रेट में भी चेंज अगर हो रहा है तो वो सक्शनिंग की वजह से, या उसका मतलब ये नहीं है कि इनइफेक्टिव सक्शनिंग आपने की है या सक्शनिंग करने की ज़रूरत है। तीसरा था आर्टेरियल ब्लड गैस, एबीजी एनालिसिस में जो वैल्यू जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो किसी दूसरी और रीजन से भी देखने को मिल सकते हैं। मेटाबॉलिक है या एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी है या कोई दूसरे केमिकल चेंजेज होते हैं उनकी वजह से भी देखने को वैल्यू में चेंज देखने को मिल सकते हैं। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट और आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ये तीनों ही चीज़ें आपको क्लियर इंडिकेटर नहीं है कि आपको पेशेंट का सक्शनिंग करना है। ब्रीथ साउंड, जब भी पेशेंट के रेस्पिरेटरी साउंड या ब्रीथ साउंड में चेंज आएगा तो इसका मतलब है कि ब्रीथ साउंड अगर चेंज हो रही है तो पेशेंट के अंदर सक्शनिंग या म्यूकस स्पुटम जो है वो जमा हो गया है, आपको उसको बाहर निकालना है, इसके लिए आपको सक्शन करने की जरूरत है। तो जब भी ब्रीथ साउंड चेंज आएगा तो ब्रीथ साउंड में जब भी चेंज आएगा तो आप पेशेंट को सक्शनिंग करना है, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है सक्शनिंग करने का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इथाम्बुटोल वाले पेशेंट में इनमें से कौन सा सिम्टम देखने को मिल रहा है, तो जो डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत है। गैस्ट्रिक डिजीज डिस्ट्रेस जो है, तो गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस वो इथाम्बुटोल की वजह से नहीं होता है। हियरिंग में कोई भी चेंज इथाम्बुटोल की वजह से नहीं होता है। रेड डिस्कलरेशन है वो रिफाम्सिन से रिलेटेड है। अगर पेशेंट के कलर विजन में कोई भी चेंज आता है तो इसका मतलब है कि वो इथाम्बुटोल की वजह से हो रहा है। अगर कलर विजन में चेंज आया इथाम्बुटोल लेने वाले पेशेंट में तो उसको डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की यहाँ पे ज़रूरत रहेगी। तो पेशेंट को डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि इथाम्बुटोल पेशेंट में ले रहा हूँ मेडिकेशन और इसमें मेरे कलर विजन में या कलर में चेंज देखने को मिल रहा है, तो इसको डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की यहाँ पे ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन था द प्राइमरी कोज ऑफ एनीमिया इज ए क्लाइंट विद क्रोनिक रीनल फेलियर इज। एक क्रोनिक रीनल फेलियर CRF वाला पेशेंट है, उसमें जो एनीमिया होने का प्राइमरी कोज क्या है ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है पुअर आयरन एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, इनसफिशिएंट इरिथ्रोपोइटिन। तो क्रोनिक रीनल फेलियर वाला जो पेशेंट है उसमें एनीमिया होने के मेन फीचर्स क्या है या प्राइमरी कोज क्या है ये आपसे पूछा गया है। देखिए पुअर आयरन एब्जॉर्प्शन, ये पुअर आयरन एब्जॉर्प्शन जो है ये क्रोनिक रीनल फेलियर वाले पेशेंट में, जिस पेशेंट को रीनल फेलियर हो चुका है उसमें पुअर आयरन एब्जॉर्प्शन का कोई लिंक नहीं है, क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, वो तो पेशेंट फूड इंजेस्ट करेगा तब होगा, लेकिन उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो प्रॉपर होगा, और ये इसका प्राइमरी कोज भी नहीं है। डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन कब होगा, मान लीजिए कोई भी पेशेंट को आपने ऐसा मेडिकेशन दिया जिससे कि हीमोलाइसिस हुआ है, ठीक है, और ऐसा कोई भी मेडिकेशन है जिससे पेशेंट को पहले से ब्लीडिंग डिसऑर्डर कोई रहे या कोई ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर रहे, या पेशेंट का जो ल्यूकीमिया है, हीमोफीलिया वगैरह है,
ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट में रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ये भी क्रोनिक रीनल फेलियर या रीनल फेलियर से कोई लिंक नहीं है। लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी कि जब पेशेंट के पैराइटल सेल्स में कमी हो जाएगी, गैस्ट्रिक वाले पैराइटल सेल्स में कमी हो जाएगी, या पैराइटल सेल्स जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पे या सीक्रेट नहीं कर पाएगी इंट्रिंसिक फैक्टर का, तो पेशेंट में एनीमिया का एब्जॉर्प्शन आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो साइनोकोबाल वाला अमाइन वाला एनीमिया पेशेंट में डेवलप होगा, या विटामिन B12 की वजह से जो एनीमिया होगा वो होगा। तो यहाँ पे ये जो तीनों फैक्टर हैं ये रीनल फेलियर से रिलेटेड नहीं है। बाकी ये तीनों फैक्टर हैं जो ये एनीमिया कोज कर सकते हैं, लेकिन रीनल फेलियर वाले पेशेंट में ये प्राइमरी कोज नहीं है। रीनल फेलियर वाले पेशेंट में क्या है कि इरिथ्रोपोइटिन जो है ये मेन इंपॉर्टेंट कोज है, प्राइमरी कोज है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन जो है वो एक किडनी में स्पेशल टाइप की सेल होती है, स्पेशल सेल्स इन द किडनी, जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स। तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो है ये एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन करती है, एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन करती है। अब यहाँ पे पेशेंट की रीनल फेलियर हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि इंटरस्टिशियल सेल्स जो वो डैमेज हो चुकी है, तो इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। अब इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, इरिथ्रोपोइटिन जो आरबीसी है उनको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, और इसके अलावा जो हमारे बोन मैरो है उसको स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को आरबीसी प्रोडक्शन के लिए। यानी कि एरिथ्रोपोइटिन एक तो जो आरबीसी बनी हुई है उनको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, और हमारी बोन मैरोज को स्टिमुलेट करता है कि आप आरबीसी बनाइए, आरबीसी प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है। तो जब एरिथ्रोपोइटिन का क्रोनिक रीनल फेलियर वाले पेशेंट में इंटरस्टिशियल से डैमेज हो जाने की वजह से इरिथ्रोपोइटिन जो है वो नहीं बनेगा। इरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो आरबीसी जो जल्दी डिस्ट्रक्ट होगी, और जल्दी डिस्ट्रक्ट होगी तो पेशेंट में क्या है कि आरबीसी का ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो पेशेंट में एनीमिया देखने को मिलेगा। तो क्रोनिक रीनल फेलियर वाले पेशेंट में प्राइमरी कोज एनीमिया का क्या है, इनसफिशिएंट एरिथ्रोपोइटिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड एस्पिरिन 325 mg डेली फॉर ए क्लाइंट विद ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। द नर्स नो दैट द एस्पिरिन वाज प्रेस्क्राइब्ड टू। एक पेशेंट है जिसको एस्पिरिन 325 mg डेली देनी है, और वो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक पेशेंट को हुआ था। तो इस पेशेंट को ये एस्पिरिन देने का क्या रीज़न है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक का मतलब क्या होता है कि जो अगर पेशेंट को लो ब्लड सप्लाई ब्रेन एरिया में रही है तो वहाँ से इस्कीमिया डेवलप होगा, और इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। तो ये पेशेंट को ये मेडिसिन एस्पिरिन क्यों दी गई है आपसे पूछे तो हम प्रिवेंट हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए, बूस्ट कोगुलेशन को बूस्ट करने के लिए, या सेरेब्रल एनोक्सिया जो पेशेंट को डेवलप हुआ उसको प्रिवेंट करने के लिए, या कीप प्लेटलेट्स फ्रॉम क्लम्पिंग टुगेदर, प्लेटलेट्स को एक दूसरे के साथ में या प्रिवेंट करने के लिए क्लम्पिंग। देखिए एस्पिरिन मेडिकेशन जो है ये एस्पिरिन एक प्लेटलेट एग्रीगेटर का काम करती है, प्लेटलेट्स एग्रीगेटर, यानी कि प्लेटलेट्स को एक दूसरे के पास में आकर के क्लोट नहीं बनाने देती है, इकट्ठा नहीं होने देती है। ठीक है, अगर ये मेडिसिन एस्पिरिन जो है अगर वहाँ पे स्ट्रोक वाले पेशेंट में क्या होता है कि क्लोट वगैरह ही बनते हैं, अगर पेशेंट को ये मेडिसिन आप दे देंगे तो क्या होगा कि कीप प्लेटलेट्स फ्रॉम क्लम्पिंग टुगेदर, जो प्लेटलेट्स हमारी है उनको एक साथ में इकट्ठा नहीं होने देगी ये मेडिकेशन एस्पिरिन। इकट्ठा नहीं होगी तो क्या होगा कि पेशेंट को क्लोट डेवलप नहीं होगा, और क्लोट डेवलप नहीं होगा तो पेशेंट को इस्केमिक अटैक या दूसरे एरिया में भी स्ट्रोक होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसलिए इस पेशेंट को एस्पिरिन मेडिकेशन आपको दिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हेडेक जो है वो लो डोज एस्पिरिन से सही नहीं होता है। बूस्ट कोगुलेशन और सेरेब्रल एनोक्सिया के लिए आप एस्पिरिन नहीं देते हैं। ऑप्शन तीनों ही आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्लेटलेट्स को एक दूसरे के साथ में या क्लम्पिंग से अवॉइड करना हमारे यहाँ पे मेन पर्पज है, ताकि क्लोट नहीं बने, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, असेसमेंट ऑफ ए न्यूबॉर्न मेल रिवेल दैट द इन्फेंट हैज़ हाइपोस्पेडेसिस। एक न्यूबॉर्न बेबी अभी डिलीवरी हुई है और पता लग रहा है इन्फेंट का जब असेसमेंट कर रहे हैं आप तो कि उसको हाइपोस्पेडेसिस है। द नर्स नो दैट, नर्स को पता है कि द इन्फेंट शुड नॉट बी सर्कमसाइज्ड, सर्कमसीजन का सर्जरी पेशेंट के का नहीं करना है यहाँ पे, ये पता है नर्स को। या सर्जिकल करेक्शन विल बी डन बाई 6 मंथों पे, जब बेबी 6 महीने का हो जाएगा तो उसके बाद में हाइपोस्पेडेसिस की सर्जरी की जाएगी, या जब बेबी 6 साल का हो जाएगा तब हाइपोस्पेडेसिस की सर्जरी की जाएगी, या इन्फेंट शुड बी सर्कमसाइज्ड टू फैसिलिटेट ब्रीडिंग, या अभी आप सर्कमसीजन कर देंगे पेशेंट का ताकि उसको वॉशरूम पास आउट करने में या यूरिन पास आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। देखिए हाइपोस्पेडेसिस जो है, हाइपोस्पेडेसिस का मतलब है कि आपके जो यूरेथ्रा है उसके नीचे वाली साइड में अगर ओपनिंग मिलती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोस्पेडेसिस। हाइपोस्पेडेसिस में क्या होगा कि वेंट्रल साइड जो है यूरेथ्रा की जो या पेनिस की जो वेंट्रल साइड है वहाँ पे ओपनिंग देखने को मिलेगी, उसको हम बोलते हैं हाइपोस्पेडेसिस। और एपिस्पेडेसिस में क्या होगा, डोर्सल साइड में ओपनिंग देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं एपिस्पेडेसिस। तो जब हाइपोस्पेडेसिस वाला पेशेंट है तो उसकी सर्जरी जो है, सर्जरी का जो टाइमिंग है वो 9 to 15 मंथ ऑफ एज है। 9 से 15 महीने का बच्चा अगर जब हो जाता है तब उसकी सर्जरी हाइपोस्पेडेसिस की प्रायोरिटी की जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो दो हैं, ऑप्शन बी और सी, ये दोनों आपके यहाँ पे गलत हो गए, क्योंकि
6 महीने और 6 साल पे नहीं करते हैं, 9 से 15 मंथ के बीच में सर्जरी की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पेशेंट का सर्कमसीजन भी नहीं किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी भी आपका गलत हो गया, क्योंकि सर्कमसीजन में क्या करते हैं, उनकी जो फोर स्किन है उसको रिमूव कर देते हैं ताकि पेशेंट को यूरिन पास आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जैसे कि ऑप्शन डी में बताया गया है। यहाँ पे हमें सर्कमसीजन का सर्जरी नहीं करना है, क्योंकि सर्कमसीजन के टाइम पे जो हम फोर स्किन हटाते हैं तो वो जो फोर स्किन अभी पेशेंट के पास में है या पेशेंट के पैनल एरिया में या फर्स्ट एरिया में जो है, उसको जब आप हाइपोस्पेडियासिस का सर्जरी करेंगे तो वहाँ पे जब उस हाइपोस्पेडियासिस की डोर्सल साइड में, वेंट्रल साइड में जो ओपनिंग है उसको कवर करने के लिए आप उस फोर स्किन वाली स्किन को या उस फोर स्किन को यूज करेंगे। यानी कि हाइपोस्पेडियासिस की रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए आप पेशेंट की फोर स्किन को यूज करेंगे, इसीलिए इस सर्जरी को या सर्कमसीजन को अभी नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर आप जब रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करेंगे, हाइपोस्पेडियासिस की आप जब सर्जरी करेंगे तो आपको इसके लिए स्किन चाहिए, तो स्किन आप कहाँ से लेंगे, तो हमारे पास में एक बेटर आइडिया है कि आप पेशेंट की फोर स्किन को लेकर के वहाँ से रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ हाइपोस्पेडियासिस के लिए यूज करें। इसलिए जब किसी पेशेंट को हाइपोस्पेडियासिस होता है तो उसका सर्कमसीजन नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी, बी और सी तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इन्फेंट शुड नॉट बी सर्कमसाइज, यानी कि बेबी का सर्कमसीजन का सर्जरी अभी नहीं करना है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ये नर्स को पता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द नर्स इज प्रोवाइडिंग डाइटरी टीचिंग फॉर ए क्लाइंट विद एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल। एक कोलेस्ट्रॉल लेवल पेशेंट वाला पेशेंट है, बड़ा हुआ है जिसका, उसको नर्स डाइटरी टीचिंग करा रही है। विच कुकिंग ऑयल इज नॉट सजेस्टेड फॉर द क्लाइंट ऑन ए लो कोलेस्ट्रॉल डाइट। जिस पेशेंट को लो कोलेस्ट्रॉल डाइट आपको देना है उसको इनमें से कौन सा कुकिंग ऑयल यूज नहीं करना चाहिए, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो जिस कुकिंग ऑयल को अवॉइड करना है वो इनमें से कौन सा है, आपसे पूछा गया था। सैपलर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल और कैनोला ऑयल। देखिए, जो पेशेंट जिनको आप लो कोलेस्ट्रॉल डाइट के लिए एडवाइस करते हैं उन पेशेंट को कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है ये इसमें सैचुरेटेड फैट जो बहुत ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड फैट जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फैट जो है या ये जो कोकोनट ऑयल है ये पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएगा। तो पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएगा तो इसका मतलब है कि इस पेशेंट को आप या जिन पेशेंट को लो कोलेस्ट्रॉल डाइट एडवाइस की जाती है या जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है उन पेशेंट को कोकोनट ऑयल नहीं देना चाहिए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद स्टेज 3 एल्जाइमर्स डिजीज। एक पेशेंट है एल्जाइमर 3 स्टेज वाला, उसका नर्स केयर कर रही है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेजेज, यानी कि स्टेज 3 का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है मेमोरी लॉस, सेकंड है फेलिंग टू रिकॉग्नाइज फैमिलियर ऑब्जेक्ट, फैमिलियर ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा पेशेंट। वांडरिंग एट नाइट, नाइट में इधर उधर घूमेगा। फेलिंग टू कम्युनिकेट, या बातचीत या कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। तो स्टेज 3 में इनमें से कौन सा फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, एल्जाइमर डिजीज़ की अगर हम बात करें तो एल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है कि सेनाइल डेमेंशिया देखने को मिलता है। सेनाइल डेमेंशिया यानी कि एज की वजह से जो याददाश्त जो चली जाती है उसको हम बोलते हैं सेनाइल डेमेंशिया। सेनाइल डेमेंशिया को देखने को मिलेगा क्योंकि नर्व सेल्स जो होती है उनका डिटोरिएशन या डिस्ट्रक्शन होने लगता है। नर्व सेल का डिटोरिएशन होने लगेगा तो पेशेंट में ये सिम्टम्स जो है ये सब देखने को मिलेंगे। कॉग्निटिव इंपेयरमेंट होगा, प्रोग्रेसिव लॉस होगा, एबिलिटी जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ की जो की जाती है उसका भी लॉस हो जाएगा। अब देखिए, ये 4 स्टेज में होता है एल्जाइमर डिजीज़। फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं माइल्ड स्टेज, सेकंड को हम बोलते हैं मॉडरेट, थर्ड को हम बोलते हैं मॉडरेट टू सीवियर स्टेज, और फोर्थ स्टेज को हम बोलते हैं लेट स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि स्टेज 3 में यानी कि मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में आपको कौन सा फीचर पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो मेमोरी लॉस जो है ये मेमोरी लॉस स्टेज 1 में यानी कि माइल्ड वाले में देखने को मिलेगा, फर्स्ट में देखने को मिलेगा। फेलिंग टू रिकॉग्नाइज फैमिलियर ऑब्जेक्ट, ये जो फीचर है ऑप्शन बी ये सही आंसर यहाँ का होगा, क्योंकि फेलिंग टू रिकॉग्नाइज फैमिलियर ऑब्जेक्ट इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट या फैमिलियर ऑब्जेक्ट को पेशेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो उसको हम बोलते हैं एग्नोसिया। ठीक है, तो ये एग्नोसिया जो है ये 3rd स्टेज का फीचर है, ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही जाएगा। स्टेज 3 में आपसे पूछा है तो स्टेज 3 में क्या होता है, एग्नोसिया होता है। एग्नोसिया का मतलब क्या होता है, फेलिंग टू रिकॉग्नाइज फैमिलियर ऑब्जेक्ट को पेशेंट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। वांडरिंग एट नाइट ये स्टेज 2 में देखने को मिलेगा, और फेलिंग टू कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा पेशेंट, ये 4th स्टेज में देखने को मिलेगा। इसलिए आपसे पूछा गया स्टेज 3 में कौन सा मिलेगा, तो स्टेज 3 में एग्नोसिया होगा पेशेंट को, यानी कि फेलिंग टू रिकॉग्नाइज फैमिलियर ऑब्जेक्ट को पेशेंट आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका बोल रहा है द डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब कोर्टिसोन फॉर ए क्लाइंट विद सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस। SLE वाले पेशेंट को डॉक्टर ने कोर्टिसोन प्रोवाइड कराने के लिए बोला है। विच इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट,
क्लाइंट को आप इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में है टेक द मेडिकेशन 30 मिनट्स बिफोर ईटिंग, यानी कि खाना खाने से आधे घंटे पहले ये मेडिकेशन लेनी है। दूसरा ऑप्शन है रिपोर्ट चेंज इन एपेटाइट एंड वेट, वेट में और एपेटाइट में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसको इन्फॉर्म करना है। वियर सनग्लास टू प्रिवेंट कैटरैक्ट, कैटरैक्ट को प्रिवेंट करने के लिए सनग्लास पहनना है। या शेड्यूल्ड टाइम टू टेक द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, अगर पेशेंट को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेना है तो उसके लिए एक टाइम सेट करना है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कोर्टिकोस्टेरॉइड लेने के रिगार्डिंग, तो टेक द मेडिकेशन 30 मिनट बिफोर ईटिंग। स्टेरॉइड जो मेडिकेशंस होती हैं उनको फूड के साथ में लेना होता है, पहले नहीं लेना होता, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। रिपोर्ट चेंज इन एपेटाइट एंड वेट, वेट गेन पेशेंट को होगा और एपेटाइट में भी चेंज देखने को मिलेगा, तो इसको ये एक एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट है, ये डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है वियर सनग्लास टू प्रिवेंट कैटरैक्ट, कैटरैक्ट को प्रिवेंट करने के लिए सनग्लास पहनना है, सनग्लास से कैटरैक्ट प्रिवेंट नहीं हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। और लास्ट है ऑप्शन डी, ये सही आंसर देखने को मिलेगा, शेड्यूल्ड टाइम टू टेक द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, अगर पेशेंट को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेना है तो उसका टाइम शेड्यूल करना है, यानी कि अगर पेशेंट कोर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है तो वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ले सकता है, ये कोई प्रोहिबिशन या कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन बोल रहा है द मदर ऑफ ए 6 month old आस्क व्हेन हर चाइल्ड विल हैव ऑल हिज बेबी टीथ, द नर्स नो दैट मोस्ट चिल्ड्रन हैव ऑल देयर प्राइमरी टीथ बाई एज, यानी कि एक 6 महीने के बच्चे की मदर है, वो नर्स से पूछ रही है कि उसके बेबी को उसके सारे दांत कब आ जाएंगे, ऑल द कंप्लीटेड टीथ विल बी इरप्टेड एट दिस एज, द नर्स नो दैट मोस्ट चिल्ड्रन हैव ऑल देयर प्राइमरी टीथ बाई एज, यानी कि नर्स को पता है कि जो मोस्टली जो चिल्ड्रन होते हैं उनके प्राइमरी टीथ जो है वो इस एज तक आ जाते हैं, वो कौन सा एज है, 12 month, 18 month, 24 month और 30 month। देखिए जो प्राइमरी टीथ जो बेबी के होते हैं वो एटलीस्ट जब बेबी 30 मंथ का होगा तो मोस्ट कॉमनली सभी बेबीज़ में ये टीथ कंप्लीट हो जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा कि 30 मंथ की जब एज हो जाएगी तो वहाँ पे मोस्टली या कॉमनली सभी बेबीज़ में टीथ जो है प्राइमरी टीथ वो इरप्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका ए हाई स्कूल स्टूडेंट रिटर्न टू स्कूल फॉलोइंग ए 3 week एब्सेंस ड्यू टू मोनोन्यूक्लियोसिस, मोनोन्यूक्लियोसिस पेशेंट को हुआ था, वो 3 week के बाद में अभी वापस स्कूल में आया है। द स्कूल नर्स नो इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाइंट, स्कूल नर्स को पता है कि इनमें से कौन सी चीज़ पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन टू ड्रिंक एडिशनल फ्लूइड थ्रू आउट द डे, पेशेंट को एडिशनल प्रॉपर अमाउंट में फ्लूइड लेना है पूरे दिन में। टू अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट फॉर 1 to 2 months, 1 से 2 महीने तक के लिए कॉन्टैक्ट स्पोर्ट करना या जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है उनसे अवॉइड कराना है। तीसरा है टू हैव ए स्नैक्स ट्वाइस ए डे टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप नहीं हो इसलिए 2 times दिन में स्नैक्स लेना है। और लास्ट ऑप्शन है टू कंटिन्यू एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर 6 month, या 6 month तक जो एंटीबायोटिक थेरेपी उसको प्रोवाइड की गई है उसको कंटिन्यू करना है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में, जब हम नेक्स्ट 34 नंबर का अपना सीरीज़ लेके आएंगे, एपिसोड लेके आएंगे, तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू।